नमस्कार दोस्तों, अब की बार 400 पार, ये नारा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें पॉलिटिक्स की कुछ समझ भी नहीं है, वो तो कुछ ऐसा भी कह रहे हैं। भीड़ उभरी है जो मेरे को लगता है कि कहीं 500 पार नहीं हो जाए इस हिसाब से। पर क्या 400 या 500 सीट्स आना पॉसिबल भी है? और अगर पॉसिबल है भी तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए कितना सही है? दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप इंडिया को फ्यूचर में भी डेमोक्रेटिक कंट्री देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप इन सीट्स के एग्जैक्ट नंबर को जान सकें जो सही होगा हमारी कंट्री के लिए, और साथ ही ये भी जान पाए कि क्यों इंडिया के लिए बीजेपी की सरकार का आना ही सही होगा। Let's talk about the world's biggest election. It's happening in India. In the world's biggest democratic exercise, India has announced that it will vote in national elections from the 19th of April. Starting this Friday, India will begin voting in the world's biggest ever election with एनडीए को 400 पार। अब की बार दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ा या सुना होगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बट आज से एक साल पहले तक तो पॉपुलेशन चाइना की सबसे ज़्यादा थी और इलेक्शंस तो चाइना में भी होते हैं, तो फिर चाइना लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी? दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। किसी भी कंट्री में सिर्फ इलेक्शन होने से वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो जाती है, बल्कि उन इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना भी ज़रूरी है। और चाइना एंड रशिया जैसी कंट्रीज़ में इलेक्शंस तो होते हैं, बट वहाँ पर हर बार ऑपोजिशन को सप्रेस करके रूलिंग पार्टी ही जीतती है। दोस्तों, अगर आप इंडिया के रिसेंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद इंडिया भी अनफेयर इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, जहां गवर्नमेंट मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाला जा रहा है, साथ ही बिल्कुल एंड टाइम पे उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इलेक्शन कमीशन है, उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इंडिया जैसे वास्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसकी पहचान ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन से होती है, वहाँ ये सब क्यों हो रहा है? ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा हमारे पार्लियामेंट को समझना होगा। हमारे लोकसभा में टोटल 543 सीट्स हैं और गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर हम 2019 के इलेक्शन रिजल्ट्स को देखें तो बीजेपी को 303 सीट्स के साथ क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, और वहीं उनके अलायंस एनडीए को 353 सीट्स मिली थी। दोस्तों, इस इलेक्शन में हमने देखा कि अपोजिशन की लीडिंग पार्टी कांग्रेस महज 52 सीट्स लेकर आई, और हालात इतने ख़राब हो गए कि लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन तक वेकेंट रह गई। दोस्तों, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और जब अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होती है तब रूलिंग पार्टी अपने मनमानी डिसीजंस लेती है, और इसी का रिजल्ट हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। अब हम बात करते हैं कि अगर बीजेपी 400 सीट जीत जाती है तो सिचुएशन क्या होगी। दोस्तों, उस सिचुएशन में बीजेपी के पास एक स्ट्रांग मेजॉरिटी होगी और शायद इंडियन पॉलिटिक्स अपोजिशन फ्री हो जाएगा, और इतनी स्ट्रांग मेजॉरिटी के साथ रूलिंग पार्टी अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकती है, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना ही क्यों ना हो। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के लिए हमारे पास आर्टिकल 368 है, जो अमेंडमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है। पर अगर एक स्ट्रांग मेजॉरिटी की गवर्नमेंट हो तो वो आर्टिकल 368 को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंदिरा गांधी, जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 368 को भी चेंज किया था। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट के सेकेंड टर्म से आपने नोटिस किया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस एकदम पीक पर है। चाहे हम बात करें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, जैसे कि सीबीआई, ईडी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या फिर हम बात करें गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के कामों में इंटरफेरेंस का, और मीडिया का हाल तो आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, अगर आप देश में होने वाले इंसिडेंट्स को ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से बाहर है, और अगर बीजेपी इन इलेक्शंस में 400 सीट जीत जाती है तो वो एक स्ट्रांग मेजॉरिटी के साथ बड़े ही आराम से पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को ओवररूल कर सकती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। फर्स्ट लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, सेकंड एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट, एंड थर्ड जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन तीनों को कंट्रोल कर लेती है तो फिर वो कंट्री डेमोक्रेटिक ना होकर ऑटोक्रेटिक बन जाएगी,
जहां कॉमन लोगों के राइट्स को छीन लिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करेगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैंने आपको अभी तक जो भी बातें बताई उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी इन कामों को करेगी, बल्कि आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी ओवर मेजोरिटी के साथ पावर में आती है तो वो क्या कुछ कर सकती है। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि क्यों इंडिया के लिए बीजेपी की सरकार का आना ही सही होगा, तो अब थोड़ी बात इस पे भी कर लेते हैं। इन इलेक्शंस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, जहां एक तरफ बीजेपी की एनडीए अलायंस है और दूसरी तरफ कांग्रेस की इंडिया अलायंस। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें देन यू विल फाइंड कि बीजेपी की जो लीडरशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग है और आप उनके पीएम कैंडिडेट एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑलरेडी जानते हैं। और भले ही आप बीजेपी के सपोर्टर हो या अपोनेंट, बट एक चीज़ पे आप सभी एग्री करेंगे कि बीजेपी ने इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत तेज़ी से किया है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लीडर तो राहुल गांधी हैं, बट स्टिल वहाँ कैंडिडेट्स को लेकर काफ़ी क्योस है। और अगर किसी तरह से कांग्रेस की 120 से 150 सीट्स के साथ इंडिया अलायंस पावर में आ भी जाती है तो ये सेम क्योस आपको उनकी सरकार में भी देखने को मिलेगा। और अलायंस की सारी पार्टियां सरकार बनने के बाद ही अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड करेंगी और अगले 5 सालों तक इन पार्टियों का रूठना मनाना चलता रहेगा। और राहुल गांधी देश के विकास करने की जगह अपनी कोलिशन की सरकार को बचाने में लगे रहेंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 400 सीट्स के साथ एक ओवर मेजोरिटी की सरकार हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है और दूसरी तरफ लो मेजोरिटी के साथ एक कोलिशन की सरकार भी हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है, तो ऐसे में फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है। दोस्तों जिस तरह से कॉन्फिडेंस इज़ अ गुड थिंग बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट, उसी तरह से डेमोक्रेसी में मेजोरिटी एक अच्छी चीज़ है बट ओवर मेजोरिटी या अंडर मेजोरिटी हमारे देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों मेरे अपने एनालिसिस के हिसाब से अगर बीजेपी 270 से 280 सीट्स के साथ पावर में आती है तो ये बेस्ट होगा हमारे देश के लिए। और इस सिचुएशन में हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ एक स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट मिलेगी, जो कि हमारे कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छी बात है। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी मिलेगा जो कि बीजेपी के मनमाने डिसीजंस को रोक पाएगा। दोस्तों ये तो था मेरा पर्सपेक्टिव इन इलेक्शंस को लेकर। अब आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को कितनी सीट जीतनी चाहिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये पर्सपेक्टिव पता चल सके। और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि मैं आपसे मिल पाऊँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।